गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता का पार्ट 12। अभी तक हम 11 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 12वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। जो आयनन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वह क्या होती है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखो, आयनन एंथैल्पी अगर आसान भाषा में देखें तो जब किसी परमाणु में से, है ना, जब किसी परमाणु में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें जितनी एनर्जी देनी, जितनी ऊर्जा उसे देनी पड़ती है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसे हम आयनन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर ये एक परमाणु है ना एक्स, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तलस्थ अवस्था जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें विलगित गैसीय परमाणु, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उनमें से बाहरतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैसीय परमाणु। ठीक है, तो जब हम किसी तलस्थ अवस्था में जो विलगित गैसीय परमाणु है उसमें से बहत्तम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो ऊर्जा लगती है उसे हम तत्व की आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्द में तत्व एक्स की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम 3.1 में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा आई एच के बराबर होगा। देखो, ये है, मान लीजिए एक परमाणु एक्स है ना, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हुआ, एक्स प्लस प्लस ई माइनस ई। एक्स प्लस क्या है, ये एक धनायन बन गया क्योंकि इसमें से ये धनात्मक आयन हो गया क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना। तो जब हमने इस एक्स परमाणु, ये जो परमाणु एक्स है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसी ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया, तो हम आगे चलते हैं। सर्वाधिक स्थिरता से बंधे दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखो, ये क्या हुई, जब कोई ग्राउंड स्टेट में हो, है ना, तलस्थ अवस्था में हो, है ना, जैसे ये परमाणु है, ये सादा परमाणु था, कोई आयन नहीं था, है ना कि धनायन था या फिर या ऋणायन, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एक्स परमाणु था। उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें एक धनात्मक आयन मिला और जो ऊर्जा लगी उसे हमने प्रथम आयनन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी बोला। अब ये जो धनायन आया है एक्स प्लस, अगर हम इस एक्स प्लस में से ही एक इलेक्ट्रॉन निकालें, है ना, एक्स से जब हमने एक्स प्लस बना, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो हमें ऊर्जा लगेगी उसे हमने प्रथम आयनन एंथैल्पी बोला। अब जब हम इस एक्स प्लस से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालें, है ना, मान लीजिए एक्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 5 में से हमने एक निकाल दिया। ठीक है, तो एक निकाला जब हमने तो जो ऊर्जा लगी उसे हमने प्रथम आयनन एंथैल्पी बोला। अब मान लीजिए वही एक्स, जो एक्स प्लस हो चुका है, अब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब हम इसमें से एक और निकालेंगे, है ना, तो जो ऊर्जा लगेगी वो द्वितीय आयनन एंथैल्पी लगेगी। ठीक है, तो एक्स प्लस में से जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब यहाँ पे एक और +1 का चार्ज आ गया, है ना, एक और धनात्मक चार्ज आ गया, है ना, एक्स टू प्लस हो गया। तो इसे हम बोलेंगे द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है वह प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज्यादा ही होती है ना, क्योंकि मान लीजिए अब एक पहले परमाणु के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, वो पांचों को आकर्षण कर रहा था, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ऊर्जा जो लगी उसे हमने प्रथम आयनन एंथैल्पी बोल दिया। अब मान लीजिए उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो और अच्छे से आकर्षित कर रहा होगा उन्हें, है ना, जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो और अच्छे से आकर्षित कर रहा होगा। तो हम उससे जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें अब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना, इसलिए जो द्वितीय आयन एंथैल्पी है वह प्रथम से ज्यादा होती है। अगर हम इस एक्स टू प्लस में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो तृतीय आयन एंथैल्पी होगी, है ना, और तृतीय आयन एंथैल्पी द्वितीय और प्रथम दोनों से ही ज्यादा होगी। ठीक है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन की को पृथक करना अधिक कठिन होता है ना। उदासीन परमाणु की तुलना में जो ये जो धनात्मक आयन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर पृथक करना अधिक कठिन होता है, इसलिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना, तो इसलिए
तो द्वितीय आयन एंथैल्पी है वो प्रथम से ज्यादा होती है। अगर हम तीसरा निकालते तो तृतीय इन दोनों से ज्यादा होती। उसके बाद भी अगर हम निकालते तो वो इन बाकी सबसे इन सभी से ज्यादा होती है ना। तो मतलब जितने जितने मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दो, तीन, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे वाली जो आयन एंथैल्पी है वो इन सभी से ज्यादा होगी। आयन एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल पर मोल मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल होती है ना। किलो जूल ये ज्यादातर यूज होती है। आयन एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। आयनन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो तृतीय आयनन एंथैल्पी है अभी हमने पढ़ा, उसका मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी और प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होगा। और साथ ही में अगर हमें ये नहीं बताया गया कि जो आयनन एंथैल्पी हमें दी हुई है ना, मान लीजिए प्रश्न में हमें बताया गया कि ये रही आयनन एंथैल्पी, अगर हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी आयनन एंथैल्पी है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, तो हम मान लेंगे कि ये प्रथम आयनन एंथैल्पी ही है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ने पर तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतः वृद्धि होती है। और अगर हम देखें तो आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो जो आयनन एंथैल्पी है उनके मानों में सामान्यतः वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो परमाणु का जो आकार है वह कम होता है ना। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे बढ़ता है और बाईं से दाईं ओर आवर्त सारणी में घटता है। तो जब परमाणु का आकार घटेगा, है ना, पहले परमाणु मान लो इतना था, अब वो छोटा हो जाएगा, है ना, परमाणु का आकार कम है ना। जैसे हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं तो परमाणु का आकार कम होता जा रहा है। तो अब जैसे ही परमाणु का आकार कम होगा वैसे ही जो नाभिक का आवेश है ना, मतलब जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित कर पा रहा है ना, तो अब हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो जो आयनन एंथैल्पी का मान है वह सामान्यतः उसमें वृद्धि होती है। और जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब उनके मानों में कमी आती है क्यों? क्योंकि अगर हम इससे देखें कि ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार है, जो त्रिज्या है, वो वो ज्यादा होती है ना। तो अब क्या है, पहले इतना था इलेक्ट्रॉन, अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, मतलब जो परमाणु था वो छोटा था, अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वो बड़ा होता जा रहा है। तो जब परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो जो अंत में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और जो नाभिक का आवेश है, जो न्यूक्लियस है, वो उन्हें कम आकर्षित कर पाएगा। अगर वो उन्हें कम आकर्षित पा रहा है तो हम उनसे उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से ले सकते हैं। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब आयनन एंथैल्पी जो है उसकी उस उसकी मानों में सामान्यतः कमी आती है। ठीक है, मानों में कमी आती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा प्रथम वर्ग के क्षारीय धातुओं में दिखती है ना। इससे अभी हम देखेंगे अभी हम चित्र 3.6 का और 3.6 खा देखेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो आयन एंथैल्पी का मान है वो बढ़ता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। मतलब बाईं से दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वृद्धि आती है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो कम होता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला तो अभी हमने परमाणु आकार वाला बताया, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है ना, और जब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचे जा सकते हैं, इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी, आयन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी। और जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो जो परमाणु का आकार है वह कम होता है। जब कम होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए जो आयन एंथैल्पी है वो उसकी उसमें वृद्धि आती है बाईं से दाईं तरफ जाने में, है ना। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण, है ना, पहला नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, है ना। इलेक्ट्रॉनों के में जो प्रतिकर्षण होता है वह भी इसका एक कारण है। ये देखो 3.6 का और 3.6 का, यहाँ पे हम देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये क्या है, ये आवर्त दो के तत्व हैं ये, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो ग्राफ है ये परमाणु क्रमांक और आयनन एंथैल्पी के बीच है ना, किसमें, परमाणु क्रमांक और आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम देखें तो आवर्त दो में जब हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं, है ना, लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हैं, तो सामान्यतः जो परमाणु क्रमांक के साथ जो आयनन एंथैल्पी का मान है वह बढ़ता जा रहा है ना। लिथियम का 520, है ना, बेरिलियम का 899, है ना, सामान्यतः कार्बन का देखो 1086,
है ना, ऐसे ऐसे करके अब हम नियोन तक पहुंचे तो कितना हो गया 2080। तो जब हम बाई तरफ से दाई तरफ जा रहे हैं तो जो आयनन एंथैल्पी है वह बढ़ रही है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये क्या है, वर्ग एक के तत्व हैं। तो जब हम वर्ग वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, लिथियम सोडियम, तो ये देखिए ये जो आयन एंथैल्पी का मान है घट रहा है। ये भी जो वक्र है जो ग्राफ है वो परमाणु क्रमांक और आयन एंथैल्पी के बीच ही है ना। तो ये देखो लिथियम का 520, सोडियम 496, ऐसे ऐसे करके सीजियम का 374। तो जब हम इससे हमें पता चलता है जब हम आवर्त में बाई से दाई तरफ जाते हैं तो जो आयन एंथैल्पी का मान है वह बढ़ता है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयन एंथैल्पी का जो मान है वह घटता है। ठीक है, इसके दो कारण हैं। पहला, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, है ना, जो कि परमाणु आकार से हम समझ सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। ठीक है, परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का वक्र चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। ठीक है, ग्राफ में आवर्तता असाधारण है। अगर हम ये देखें, ये देखो ये है परमाणु क्रमांक और ये है आयनन एंथैल्पी, है ना। एक्स एक्सिस पे हमने परमाणु क्रमांक ले रखे हैं और वाई एक्सिस पे हमने आयनन एंथैल्पी ले रखी है। तो अगर हम देखें तो ये देखो ये जो सबसे ऊंचे, ये जो मैक्सिमा है, जो सबसे ऊंचे पॉइंट है ना, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पद पे है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना। तो ये सबसे ऊंचे जो है ना जो पॉइंट्स हैं, मतलब इनकी जो आयन एंथैल्पी है वह सबसे ज्यादा है ना। 2500 की से थोड़ी सी कम है हीलियम की, नियोन की। मतलब अगर हम देखें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनकी आयन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। और ये क्या है, ये उत्कृष्ट गैस या फिर इनर्ट गैसेस है ना। तो जो इनर्ट गैसेस होती है इनकी आयन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस की जो ऑर्बिटल है ना, वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। उन्हें ना इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं ना लेने पड़ते हैं, इसलिए वो सबसे कम अभिक्रियशीलता भी दिखाती है ना। तो जो आयन एंथैल्पी होगी उत्कृष्ट गैसेस की वो सबसे अधिक होगी, और सबसे कम होती है इसकी, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये क्या है, वर्ग एक के तत्व है। तो जो वर्ग एक के तत्व हैं इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 1s2 2s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2 होगा, जो कि ज्यादा स्थायी है ना। 1s2 2s1 अगर ये दे देगा तो ज्यादा स्थायी है, तो ये इलेक्ट्रॉन देके खुश होगा, इसलिए, है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने में उससे आसानी होगी, है ना। मतलब हम जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए जो वर्ग एक के तत्व होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो आयन एंथैल्पी है वह कम होती है, और उत्कृष्ट गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, और बाकी ये तत्व ये बीच में आते हैं। ठीक है, इस चित्र से यह स्पष्ट है कि वक्र कर्व के उच्चिष्ट पर उत्कृष्ट गैसें हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश रखती हैं, है ना, इनके पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही स्थायी है। दूसरी ओर वक्र के निम्न पर क्षारीय धातु स्थित हैं तथा इन धातुओं के आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षारीय धातु अति क्रियाशील होती है ना। जो मिनिमा पे है ना, जो निम्न, ये जो अंत में क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जो कि क्या है, वर्ग एक के तत्व है। यही कारण है कि ये जो क्षारीय धातु बोलते हैं ना वर्ग एक के तत्वों को, अति क्रियाशील होती हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, तत्वों में क्रोडिज इलेक्ट्रॉन, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परीक्षित व अवरित हो जाता है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये होते हैं, ये अंदर वाले जो शेल है ना, और ये, तो यहाँ पे होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्रोडेज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो क्रोडेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये शील ये इन्हें ये जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है इन्हें परिरक्षित या फिर शील्ड कर देते हैं, जिस वजह से जो नाभिक का आकर्षण है वो कम हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, और इसे हम परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक से में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। ठीक है,
तो आवरण प्रभाव के कारण जो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन थे उनके द्वारा जो अनुभव मतलब उन्हें जो नाभिकीय आवेश है ना, जो आकर्षण नाभिक है ना, जो नाभिक आकर्षित करता है इन इलेक्ट्रॉनों को, तो जो उनका न्यूक्लियर चार्ज है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वह नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आयन एंथैल्पी पर चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम आयन एंथैल्पी जो अभी बाकी है उसे और अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।